एक आदमी की बांह अचानक जैसे 1000 डिग्री की तपिश से झुलस जाती है। दर्द और डर से वह आसमान की तरफ देखता है और वहां जो नजारा दिखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। आसमान से लगभग 5800 डिग्री तापमान वाली एक भयानक सूरज की किरण सीधा धरती की ओर गिर रही होती है। उसी पल ओजोन परत भी आंखों के सामने फटने लगती है और उसमें एक विशाल छेद बन जाता है। अब सूरज की ये झुलसाने वाली किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे समुद्र पर पड़ने लगती हैं। जो समुद्र का पानी अभी तक ठंडा था वो पल भर में उबलने लगता है, इतना कि तापमान 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। समुद्र के अंदर की मछलियां इतनी तेजी से पक जाती हैं कि उन्हें तड़पने का मौका तक नहीं मिलता और वो एकदम उबली हुई मछली बन जाती हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। ओजोन परत का छेद तेजी से बड़ा होता जा रहा था और ये भयानक गर्म किरणें अब फैलती हुई पास के गोल्डन गेट ब्रिज की ओर बढ़ रही थीं। एक मजबूत शरीर वाला आदमी तुरंत अपनी कार के शीशे बंद करता है और ऐसी चालू कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि पुल की लोहे की रेलिंग पहले ही लाल गर्म होकर जलने लगी है। कुछ ही सेकंड में उसे महसूस होता है कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा पुल जलने की आवाजें निकालने लगता है। देखते ही देखते रेलिंग और शीशे पिघलने लगते हैं। आदमी के पास अब हैरान होने के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसकी कार के टायर भी इस भीषण गर्मी में पिघल चुके होते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। धीरे धीरे पुल को संभालने वाली मोटी स्टील की रस्सियां एक एक करके झलकर टूटने लगती हैं। अंत में पूरा पुल इस भयानक गर्मी को सहन नहीं कर पाता और बीच से टूट जाता है। पुल पर खड़ी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक एक एक करके फटने लगते हैं और सारी गाड़ियां ऐसे नीचे गिरती हैं जैसे उबलते पानी में पकौड़े डाले जा रहे हों। पूरा पुल कुछ ही पलों में समुद्र में समा जाता है। लेकिन ये तबाही यहीं खत्म नहीं होती। ये भयानक गर्म लहर अब रोशनी की रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ रही होती है, जहां हजारों लोग मौजूद हैं। ये जहां से गुजरती है वहां सब कुछ जलाकर राख कर देती है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा शहर जलकर खाक हो जाता है और ये साफ हो जाता है कि इस भयानक तबाही के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान ही जिम्मेदार है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? कुछ महीने पहले दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। जिन लोगों के दिल में पेसमेकर लगे थे वो सभी एक ही समय पर अचानक मरने लगे। इस अजीब घटना ने सरकार को हिलाकर रख दिया। तुरंत जांच के आदेश दिए गए और एक टीम को एक यूनिवर्सिटी भेजा गया जहां जियोफिजिसिस्ट वैज्ञानिक केस क्लास ले रहे थे। उन्हें तुरंत एक सीक्रेट बेस पर ले जाया गया। वहां केस की मुलाकात अपने पुराने दोस्त सर्जी से होती है, जो एक हाई एनर्जी वेपन एक्सपर्ट होता है। सेना ने दोनों को बुलाया था ताकि वो इस रहस्यमयी घटना का कारण पता लगा सकें। आखिर सभी पेसमेकर वाले मरीज एक साथ कैसे मर गए? सेना को शक था कि कहीं ये किसी दुश्मन देश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP अटैक तो नहीं। अगर ऐसा होता तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन दोनों वैज्ञानिकों के विश्लेषण के बाद ये साफ हो गया कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इंसानों के पास अभी इतनी ताकतवर तकनीक ही नहीं है जो एक झटके में इतनी बड़ी तबाही मचा सके। जनरल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला रुकता नहीं है। एक दिन शहर के बीचों बीच अचानक हजारों कबूतर अपना रास्ता भूल जाते हैं। वो पागलों की तरह इधर उधर उड़ते हैं, लोगों से टकराते हैं और अंत में जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। कबूतर ऐसे टकरा रहे होते हैं जैसे बेकाबू तीर हों। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। चीखें, टक्करें, ब्रेक की आवाजें सब मिलकर एक खौफनाक माहौल बना देती हैं। इस वजह से कई सड़क हादसे होते हैं और बहुत लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है तो सड़कों पर सिर्फ मरे हुए कबूतरों की लाशें बचती हैं। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जब केस वापस यूनिवर्सिटी लौटता है तो उसे इस घटना के बारे में खबरों से पता चलता है। तभी उसका एक सहकर्मी उसे याद दिलाता है कि ये हाल ही में तीसरी बार हुआ है जब पक्षियों ने लोगों पर हमला किया है। ये बात केस को सोचने पर मजबूर कर देती है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। सब जानते हैं कि पक्षी लंबी दूरी तय करते वक्त दिशा पहचानने के लिए धरती के चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये संभव है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही गड़बड़ा गया हो? केस तुरंत अपने साथी को कहता है कि वो पता लगाए कि हाल ही में कहीं व्हेल या डॉल्फिन समुद्र किनारे फंसी हैं या नहीं, और क्या दुनिया में कहीं अजीब मौसम बदलाव देखने को मिले हैं। अगर सच में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बिगड़ रहा है तो इसके असर और भी कई जगह दिखेंगे। इसी बीच एक स्पेस शटल धरती पर लौट रही होती है, लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश करती है अचानक अपने तय रास्ते से भटक जाती है। कमांडर हैरान रह जाता है क्योंकि नेविगेशन सिस्टम
बिल्कुल सही डेटा दिखा रहा होता है। अब शटल जमीन के बहुत करीब आ चुकी होती है और दिशा बदलने का कोई मौका नहीं बचता। मजबूर होकर उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लेना पड़ता है। ग्राउंड कंट्रोल जल्दी जल्दी जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसी समय शहर में ट्रैफिक पीक पर होता है। खाली जगह मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तभी एक महिला अधिकारी बेका एक अधूरी बनी नहर को संभावित लैंडिंग स्पॉट के रूप में सुझाती है। कमांडर पहले इस रिस्क को लेने से मना करता है, लेकिन अब उनके पास समय नहीं बचा होता, सिर्फ 2 मिनट। आखिरकार वो स्पीड कम करते हैं, लैंडिंग गियर खोलते हैं और शटल को उस नहर में उतार देते हैं। शटल किसी तरह सुरक्षित उतर जाती है और पुल के नीचे से भी बाल बाल बचकर निकलती है। पूरी ताकत से ब्रेक लगाकर उसे रोका जाता है और आखिरकार एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है। लगातार 1 हफ्ते तक बिना सोए रिसर्च और कैलकुलेशन करने के बाद और इन सभी अजीब घटनाओं को जोड़कर केस एक बेहद डरावना निष्कर्ष निकालता है। पृथ्वी का कोर यानी वो दिल जो इस पूरे ग्रह को चलाता है, धीरे धीरे बंद हो रहा है। वो तुरंत ये जानकारी रक्षा विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर सिंस्की को देता है और चेतावनी देता है कि दुनिया का अंत करीब हो सकता है। शुरुआत में सिंस्की उसकी बात को मजाक समझता है, लेकिन जब वो केस के इकट्ठा किए गए डेटा को ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं जितना केस ने बताया था। और इस विनाश की शुरुआत एक अजीब घटना से होगी। आसमान में अचानक खतरनाक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज दिखाई देंगे। उसी रात रक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। अब एक सीक्रेट बंद कमरे में मीटिंग बुलाई जाती है जहां सभी बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं। वहां केस से कहा जाता है कि वो साफ साफ बताए कि आखिर पृथ्वी किस तरह के खतरे का सामना कर रही है। बात को सीधे और समझने लायक बनाने के लिए केस शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा खुलासा कर देता है। पृथ्वी 1 साल के अंदर पूरी तरह खत्म हो सकती है। उसकी ये बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद केस विस्तार से समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि सदियों से पृथ्वी एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है जो बिजली और चुंबकीय ताकतों से मिलकर बनी है। यही फील्ड हमें अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, लेकिन अब ये सुरक्षा कवच धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और खत्म होने की कगार पर है। सबको आसान तरीके से समझाने के लिए केस एक आड़ू उठाता है और उसे काट कर उदाहरण देता है। वह बताता है कि आड़ू का पतला छिलका पृथ्वी की सतह जैसा है, अंदर का गूदा मेंटल की तरह है और बीच का बीज यानी कोर 2 हिस्सों में बंटा होता है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर असल में गर्म धातु की एक परत है जो लगातार घूमती रहती है। इसी घूमने की वजह से पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो जीवन को संभव बनाता है। लेकिन अब यही आउटर कोर जो एक इंजन की तरह काम करता था खराब हो चुका है। आखिर ये अचानक क्यों रुकने लगा, इसका कारण अभी तक किसी को नहीं पता। केस आगे बताता है कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड अस्थिर होगा, सबसे पहले अजीब घटनाएं शुरू होंगी, जैसे आसमान में खतरनाक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इससे दुनिया भर में अब तक के सबसे भयानक तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं होंगी, जैसे कोई प्रलय आ गया हो। इसके बाद हालात और बिगड़ेंगे। सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देंगी। पूरी मानव सभ्यता एक ही रात में फिर से पत्थर युग में पहुंच सकती है, जहां सिर्फ आग और औजार होंगे। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें पूरी मानव जाति का अस्तित्व दांव पर लगा है। अगर पृथ्वी का कोर पूरी तरह रुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड और हाई एनर्जी पार्टिकल्स बिना किसी रुकावट के सीधे पृथ्वी से टकराएंगे। धीरे धीरे वायुमंडल उड़ जाएगा, धरती का पानी भाप बनकर खत्म हो जाएगा और अंत में पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज मिट जाएगी। ये सब सुनकर वहां बैठे सभी बड़े अधिकारी अंदर तक हिल जाते हैं। जनरल तुरंत पूछता है कि इसका कोई हल है या नहीं। वो कहता है कि हर समस्या का कोई कारण होता है और जब कारण है तो समाधान भी जरूर होगा। लेकिन केस साफ शब्दों में कह देता है कि इसका कोई समाधान नहीं है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस इंतजार कर सकता है। वो समझाता है कि पृथ्वी का कोर एक इंजन की तरह है जो पूरे ग्रह को चलाता है। वहाँ तापमान करीब 10,000 डिग्री तक होता है और वो जगह पृथ्वी की सतह से लगभग 2500 किलोमीटर नीचे है। आज की तकनीक के साथ वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। जनरल इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि जब इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है तो ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता। इस पर केस तुरंत जवाब देता है, अंतरिक्ष तो खाली जगह है, लेकिन पृथ्वी का केंद्र एक खतरनाक और घना इलाका है। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। उसकी ये बात सुनकर जनरल चुप हो जाता है। तभी डॉक्टर सिंस्की बीच में आते हैं और कहते हैं कि केस को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। वो बताते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पिछले कई सालों से एक खास तकनीक पर काम कर रहा है, एक अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग डिवाइस जो शायद पृथ्वी के कोर तक पहुंचने का रास्ता बना सके। ये सुनकर सभी के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगती है। फिर सिंस्की सबको लेकर हेलीकॉप्टर से एक रेगिस्तान में बने रिसर्च बेस पर पहुंचते हैं। वहां से एक रहस्यमयी आदमी बाहर आता है जिसका नाम ब्रिज होता है। ब्रिज पिछले
पिछले 20 सालों से अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। उसके पास एक ऐसी लेजर तकनीक है जिसमें बेहद जबरदस्त बैठने की क्षमता है। जैसे ही वो अपने 20 सालों की मेहनत का रिजल्ट सबके सामने दिखाता है, वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। अब ब्रेज सबके सामने अपनी सबसे खतरनाक मशीन पेश करता है, एक ऐसी लेजर तोप जो पृथ्वी को भेदने की क्षमता रखती है। इसकी असली ताकत दिखाने के लिए वो पास के एक बेहद सख्त पहाड़ को टेस्ट के तौर पर चुनता है। सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद सभी बड़े अधिकारियों को स्पेशल हेलमेट पहनाए जाते हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसमें जरा सी चूक जानलेवा हो सकती थी। जैसे ही सारी तैयारियां पूरी होती हैं, ब्रेज मशीन चालू करता है। धीरे धीरे उस लेजर तोप का बैरल घूमने लगता है और अगले ही पल एक बेहद ताकतवर लेजर किरण निकलकर सीधे सामने वाले पहाड़ पर जा टकराती है। जैसे जैसे मशीन की स्पीड बढ़ती है, एक नहीं बल्कि 22 चमकदार लेजर बीम एक साथ पहाड़ पर हमला करने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धूल, पत्थरों और उड़ते मलबे से भर जाता है। जब मशीन अपनी पूरी ताकत पर पहुंचती है तो पहाड़ के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आती है। ये नजारा देखकर ब्रेज खुशी से झूम उठता है और तुरंत मशीन बंद कर देता है। जब धूल छंटती है तो जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उस विशाल पहाड़ के आर पार एक बड़ा छेद हो चुका होता है, और वो भी इतना साफ और चिकना जैसे किसी ने मशीन से काटा हो। अब सबको यकीन हो जाता है कि ये मशीन सच में पृथ्वी के कोर तक पहुंचने का रास्ता बना सकती है। लेकिन सिर्फ रास्ता बनाना ही काफी नहीं था, इतनी गहराई और गर्मी में जाने के लिए एक खास मटेरियल भी चाहिए था। तब ब्रेज अपनी दूसरी खोज दिखाता है। वो एक जिंदा सफेद चूहे को एक छोटे से खास बॉक्स में रखता है और फिर से लेजर चालू करता है। इस बार लेजर सीधे उस बॉक्स पर पड़ती है। हैरानी की बात ये होती है कि बॉक्स के नीचे की कंक्रीट, पीछे की मोटी स्टील प्लेट और दीवार सब कुछ पिघल कर छेद हो जाता है, लेकिन बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस बॉक्स के अंदर रखा चूहा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रेज बताता है कि ये एक खास मटेरियल है, टाइटेनियम एलॉय, जो क्रिस्टल और बेहद ठंडी धातु के मिश्रण से बना है। ये मटेरियल न सिर्फ 10,000 डिग्री तक की गर्मी झेल सकता है, बल्कि बाहर से आने वाली ऊर्जा को सोखकर उसे अपनी ताकत में बदल देता है। मतलब जितनी ज्यादा गर्मी और दबाव होगा, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। अब योजना साफ थी, इस मटेरियल से एक खास ड्रिलिंग शिप बनाई जाएगी जो पृथ्वी के अंदर गहराई तक जा सकेगी और लेजर की मदद से रास्ता बनाते हुए सीधे कोर तक पहुंचेगी। इसके बाद ब्रेज एक और चीज दिखाता है, 1-2 लोगों वाला कॉकपिट जो इस मिशन का कंट्रोल सेंटर होगा। वो बताता है कि इस प्रोजेक्ट की थ्योरी तो काफी पहले तैयार हो चुकी थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। अगर उसे 10 साल और मिलते तो वो आराम से ये मशीन बना लेता, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 3 महीने का समय था। ये सुनकर माहौल गंभीर हो जाता है, क्योंकि सच्चाई ये थी कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तेजी से खत्म हो रहा था। ओजोन परत पहले ही टूट चुकी थी और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो 1 साल के अंदर पूरी पृथ्वी जलकर खत्म हो जाएगी। अब एक ही रास्ता था, पृथ्वी के कोर तक जाकर उसे दोबारा चालू करना। इसके लिए फैसला लिया गया कि एक विशाल परमाणु बम लगभग 1 अरब टन क्षमता वाला कोर के अंदर फोड़ा जाएगा, ताकि उसके झटके से कोर फिर से घूमने लगे। तुरंत देश भर के संसाधन जुटा लिए जाते हैं। हजारों इंजीनियर और मजदूर दिन रात काम में लग जाते हैं और ड्रिलिंग शिप तेजी से तैयार होने लगती है। इसी बीच इस खतरनाक मिशन के लिए 6 खास लोगों की टीम चुनी जाती है। हर कोई अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। उन्हें खास हीट रेसिस्टेंट सूट दिए जाते हैं जो उन्हें अत्यधिक तापमान से बचा सकते हैं। 3 महीने तक उन्हें सिमुलेशन में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। ड्रिलिंग शिप का पायलट एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट बेटा और उसका सीनियर बनते हैं, जो लगातार इसकी ट्रेनिंग करते रहते हैं। साथ ही इस पूरे मिशन को दुनिया से छुपाकर रखा जाता है ताकि लोगों में डर और अफरा तफरी न फैले। इसके लिए एक टॉप लेवल हैकर कोडनेम माउस को भी टीम में शामिल किया जाता है। लेकिन इसी दौरान वो खतरनाक संकेत फिर से दिखाई देने लगते हैं। रोम शहर में अचानक आसमान साफ से काले बादलों से भर जाता है। लोग इसे एक सामान्य तूफान समझते हैं, लेकिन असली खतरा कुछ और ही होता है। धीरे धीरे घरों के अंदर मौजूद धातु की चीजों में करंट आने लगता है, लेकिन लोगों को इसका एहसास नहीं होता। अचानक टीवी बंद हो जाते हैं और जब लोग उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं तो तेज स्टैटिक शॉक उन्हें झटका दे देता है और फिर आसमान से हजारों बिजली की चमक एक साथ गिरती है, सीधे कोलोसियम और शहर के अलग अलग हिस्सों पर। कुछ ही पलों में पूरा शहर दहशत में डूब जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जा रहा था, ये स्टैटिक एनर्जी बेकाबू होती जा रही थी और सुपरस्टॉर्म का रूप ले रही थी। बिजली इतनी ताकतवर थी कि उसने जमीन को चीरकर गहरी खाई बना दी। और ये तो बस शुरुआत थी, अब हालात और भी भयानक हो जाते हैं। ये तूफानी बिजली किसी मिसाइल से कम खतरनाक नहीं थी। एक ही झटके में मूर्तियां चकनाचूर हो जाती हैं। रोमन कोलोसियम के ऊपर जमा हो रही बिजली अचानक अपनी सीमा पार कर जाती है और एक जबरदस्त विस्फोट
विस्फोट होता है। अब ये साधारण तूफान नहीं रह जाता, ये बिजली की मशीन अग्नि बन जाता है जो लगातार आसमान से बरसती हुई शहर की हर इमारत को तबाह करती रहती है। आधे घंटे से भी कम समय में पूरा रोम शहर लगभग खंडहर में बदल जाता है। टीवी पर ये सब देख रहे लोग सन्न रह जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि पृथ्वी का विनाश उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। लेकिन एक अच्छी खबर भी थी। जो ड्रिलिंग शिप बनने में 10 साल लगने थे, वो सिर्फ 3 महीने में तैयार हो चुकी थी और उसे तुरंत लॉन्च टावर पर लगा दिया गया। अब कोर रिस्टार्ट मिशन शुरू करना बेहद जरूरी हो गया था। 6 एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत रवाना होती है और उनका गंतव्य होता है मारियाना ट्रेंच, जो दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है, इतनी गहरी कि उसमें पूरा माउंट एवरेस्ट भी समा जाए। यहीं से उन्हें पृथ्वी के कोर तक जाना था। रवाना होने से पहले सभी एक छोटा सा जश्न मनाते हैं, एक जाम पीते हैं और फिर सीधे ड्रिलिंग शिप के कॉकपिट में बैठ जाते हैं। जमीन पर मौजूद कंट्रोल सेंटर भी आखिरी सिस्टम चेक पूरा करता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, वो विशाल ड्रिलिंग शिप पूरी ताकत के साथ समुद्र में गोता लगा देती है, जैसे कोई तीर छोड़ा गया हो। मारियाना ट्रेंच न सिर्फ सबसे गहरी जगह है, बल्कि यहाँ पृथ्वी की परत सबसे पतली और सबसे ज्यादा एक्टिव भी होती है। ब्रेज की बनाई ये मशीन यहाँ भी कमाल दिखाती है। जितना ज्यादा दबाव पड़ता है, इसका ढांचा उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन तभी अचानक समुद्र के नीचे एक भयानक भूकंप आता है। धरती की परतें फट जाती हैं और पानी तेजी से अंदर घुसकर एक विशाल भंवर बना देता है। ड्रिलिंग शिप उस भंवर में फंस जाती है और अपने तय रास्ते से भटक जाती है। स्थिति गंभीर हो जाती है। तभी ब्रेज फैसला करता है। वो आदेश देता है कि भंवर के साथ ही नीचे की ओर तेजी से बढ़ा जाए। भागने की कोशिश करने के बजाय वो सीधे नीचे घुसने का फैसला करते हैं। जैसे ही जहाज धरती की परत से टकराने वाला होता है, ब्रेज आखिरी 0.3 सेकंड में लेजर टोप चालू करता है। लेजर सामने की चट्टानों को भेद देती है और जहाज सीधे अंदर घुस जाता है। कुछ पल के लिए कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक स्क्रीन पर हरे रंग का सिग्नल दिखाई देता है। उनका लोकेशन मिल चुका था, मतलब वो सफलतापूर्वक पृथ्वी की बाहरी परत में प्रवेश कर चुके थे। कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगर सब ठीक रहा तो 24 घंटे के अंदर वो पृथ्वी के दिल कोर तक पहुंच सकते हैं। अब पूरी मानव जाति की उम्मीद इन 6 लोगों पर टिकी थी। शुरुआत का सफर उम्मीद से ज्यादा आसान लगता है। सिर्फ 15 मिनट में वो मेंटल की चिपचिपी परत में पहुंच जाते हैं। बाहर का प्रेशर करीब 8 लाख पाउंड होता है, लेकिन जहाज पर कोई असर नहीं पड़ता। अंदर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। 12 घंटे बाद जब वो करीब 800 मील की गहराई पर पहुंचते हैं, तो उनके सामने एक अजीब सी चीज आती है। एक ऐसी जगह जो किसी भी मशीन से स्कैन नहीं हो पा रही थी। पहले उन्हें लगता है कि ये कोई अनजान तत्व है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाते हैं, केस समझ जाता है कि वहाँ कुछ है ही नहीं। वो एक खाली जगह है, जैसे पृथ्वी के अंदर एक बुलबुला। समस्या ये थी कि जहाज उड़ नहीं सकता था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो मुड़ भी नहीं सकता था। सब डर के मारे सीट बेल्ट बांध लेते हैं। अगले ही पल जहाज एक ठोस परत को तोड़कर उस खाली जगह में गिर जाता है। अचानक रुकावट खत्म हो जाती है और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है और फिर धड़ाम, जहाज जोर से जमीन से टकराता है। जब सब संभलते हैं तो देखते हैं कि वो एक विशाल क्रिस्टल गुफा में है, जहाँ चारों तरफ चमकते हुए क्रिस्टल मौजूद हैं। जहाज फिसलता हुआ आगे बढ़ता है और कई क्रिस्टल स्तंभों को तोड़ देता है, तब जाकर रुकता है। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उन्हें पता चलता है कि एक मोटा क्रिस्टल स्तंभ जहाज की लेजर तोप के मुंह में फंस गया है। अगर इसे हटाया नहीं गया तो मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। मजबूरी में टीम के कुछ सदस्य बाहर निकलते हैं, जहां तापमान 9000 डिग्री के करीब है। वो देखते हैं कि पूरी गुफा कीमती अमेथिस्ट क्रिस्टल से भरी हुई है, लेकिन अब समय बर्बाद करने का नहीं था। वो उस क्रिस्टल को काटने लगते हैं। तभी अचानक केस के पास एक बूंद पिघला हुआ लावा गिरता है। वो ऊपर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर की चट्टान टूट चुकी थी और वहां से भारी मात्रा में लावा अंदर गिर रहा था। साथ ही तेज नुकीले क्रिस्टल भी ऊपर से बरस रहे थे। कुछ ही देर में पूरी गुफा लावा से भरने वाली थी। ब्रिज तुरंत कटिंग की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन तभी एक और मुसीबत। कटिंग मशीन में ऑक्सीजन लीक हो जाती है और वो बंद पड़ जाती है। अब समय खत्म हो रहा था। तभी केस बिना सोचे समझे अपनी सूट की ऑक्सीजन पाइप निकालता है और उसे मशीन से जोड़ देता है ताकि वो फिर से काम करने लगे। मशीन चालू हो जाती है, लेकिन केस खुद ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होकर गिर जाता है। किसी तरह ब्रिज उस क्रिस्टल को काट देता है। दोनों मिलकर केस को उठाते हैं और जहाज के अंदर ले जाते हैं। अब बाहर सिर्फ कप्तान बचता है। वो रेडियो पर कहता है कि अंदर से लेजर चालू करो। जैसे ही लेजर चालू होती है, वो राहत की सांस लेता है और वापस जहाज की ओर मुड़ता है। तभी ऊपर से एक तेज क्रिस्टल का टुकड़ा गिरता है और सीधा उसके हेलमेट को चीर देता है। खून बहने लगता है। उसे आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिलता और वो सीधे उबलते हुए लावा में गिर जाता है। बिना कोई आवाज निकाले उसी पल उसकी मौत हो जाती है। बाकी टीम के सदस्य बस बेबस होकर ये सब देखते रह जाते हैं। कुछ कर पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उनके पास दुख मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि लावा तेजी से बढ़ता हुआ अब
अब जहाज के दरवाजे तक पहुंचने वाला था। मजबूरी में बेका अपने आंसू रोककर खुद को संभालती है और कप्तान की जगह मुख्य पायलट की जिम्मेदारी ले लेती है। वो तुरंत डीप ड्रिल इंजन चालू करती है और जहाज फिर से पृथ्वी के अंदर गहराई की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे पूरी क्रिस्टल गुफा कुछ ही पलों में ढह जाती है। लगातार 24 घंटे नीचे जाने के बाद आखिरकार ड्रिलिंग शिप पृथ्वी के कोर की बाहरी सीमा के करीब पहुंच जाती है। इसी दौरान हथियार विशेषज्ञ सर्जी 2 और साथियों के साथ पीछे वाले हिस्से में जाता है ताकि न्यूक्लियर बम के टाइमर को सेट कर सके। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ जाता है। जहाज अचानक एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ तैरते हुए हीरे मौजूद होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग आकार के, बेहद सख्त और खतरनाक। ये एक तरह का डायमंड फील्ड था। अब इस इलाके से निकलने के लिए बेहद सावधानी से जहाज चलाना जरूरी था, क्योंकि जरा सी टक्कर भी जहाज को तबाह कर सकती थी। बेका अपनी बेहतरीन पायलटिंग स्किल दिखाते हुए जहाज को उन हीरों के बीच से निकालने लगती है। सांसें थाम देने वाले इस सफर के बाद वो आखिरकार उस इलाके से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। सबको लगता है कि अब खतरा टल गया, लेकिन तभी अचानक एक विशाल नुकीला हीरा तेजी से आकर जहाज से टकरा जाता है। उसकी तेज धार जहाज के पिछले हिस्से को चीर देती है। अंदर का प्रेशर बाहर निकलने लगता है और जहाज का पिछला हिस्सा धीरे धीरे टूटने लगता है। बेका तुरंत पीछे मौजूद तीनों लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी सर्जी को याद आता है कि न्यूक्लियर बम का एक्टिवेशन डिवाइस अभी भी अंदर ही रह गया है। वो बिना 1 सेकंड गंवाए वापस उसी टूटते हुए हिस्से में दौड़ पड़ता है। वो जल्दी जल्दी अधूरा सेट किया हुआ डिवाइस उठाता है, साथ ही वो नोटबुक भी जिसमें बम से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी होती है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है, वो ये दोनों चीजें पूरी ताकत से बाहर खड़े केस की ओर फेंक देता है, लेकिन खुद बाहर नहीं आ पाता। दरवाजा बंद हो जाता है और सर्जी अंदर ही फंस जाता है। कुछ ही पलों में हवा निकलने की वजह से वो हिस्सा दबने लगता है। केस अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस तंग जगह में दबकर मरते हुए देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। एक जोरदार धमाके के साथ जहाज का वो हिस्सा पूरी तरह फट जाता है और अलग होकर पीछे छूट जाता है। सर्जी की मौत हो चुकी थी। वो सिर्फ एक हथियार विशेषज्ञ नहीं था, बल्कि एक जुनूनी इंसान था। उसने अपनी नोटबुक में हर जरूरी गणना और बम की पूरी डिटेल लिखी हुई थी। और सबसे दुखद बात, आज ही उसकी बेटी का जन्मदिन था। केस के लिए यह सदमा बेहद गहरा था, क्योंकि सर्जी उसका सालों पुराना दोस्त था। अब टीम के 6 में से 2 सदस्य मर चुके थे। बाकी सभी भारी दिल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 35 घंटे बाद ड्रिलिंग शिप आखिरकार पृथ्वी के बाहरी कोर में पहुंच जाती है। यहाँ तापमान और दबाव दोनों ही कल्पना से परे होते हैं। चारों तरफ सिर्फ पिघली हुई धातु जैसा द्रव ही दिखाई देता है। अचानक जहाज की स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लगती है। इस रफ्तार से वो सिर्फ 5 घंटे में पृथ्वी के असली केंद्र तक पहुंच सकते थे। लेकिन तभी केस सिस्टम चेक करता है और जो सामने आता है वो सबको अंदर तक हिला देता है। पृथ्वी के कोर की घनत्व डेंसिटी उनकी गणना से कहीं कम थी। इसका मतलब ये था कि अगर वो न्यूक्लियर बम फोड़ते भी हैं तो उसका झटका उतना असरदार नहीं होगा, वो दूर तक फैल ही नहीं पाएगा। जैसे ही ये खबर ऊपर कंट्रोल सेंटर तक पहुंचती है, डॉक्टर सिंस्की का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत ब्रिज को कहते हैं कि नए डेटा के आधार पर फिर से कैलकुलेशन करे, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आता है वो पूरी तरह निराशाजनक होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर हर जगह सिर्फ फेल लिखा आता है। इसका मतलब साफ था, उनकी सारी गणनाएं गलत थीं। जो न्यूक्लियर बम वो लेकर आए थे वो पृथ्वी के कोर को दोबारा चालू करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। अब हालात पूरी तरह निराशाजनक हो चुके थे। डॉक्टर सिंस्की मान लेते हैं कि ये मिशन असफल हो चुका है और तब वो एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो तुरंत आदेश देते हैं कि इस मिशन को यहीं खत्म किया जाए और अब डेस्टिनी प्लान को एक्टिव किया जाए। जैसे ही ये संदेश जनरल तक पहुंचता है, वो बिना देर किए तुरंत उस गुप्त डेस्टिनी प्लान को लागू करने का आदेश दे देता है। अब सच्चाई सामने आती है। अमेरिका ने दुनिया में सैन्य ताकत में सबसे आगे निकलने के लिए एक बेहद खतरनाक गुप्त हथियार बनाया था। ये ऐसा हथियार था जो कृत्रिम तरीके से भूकंप पैदा कर सकता था। इसे एक्टिव करने पर ये सीधे पृथ्वी के कोर तक एक शक्तिशाली पल्स भेजता, जिससे विनाशकारी भूकंप आता। इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना थी ताकि बाकी देशों को डराया जा सके। लेकिन जब इसका गुप्त परीक्षण किया गया तो गलती से पृथ्वी का कोर ही रुक गया। यही था असली कारण। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये पूरी तरह इंसानों की बनाई हुई तबाही थी। डेस्टिनी प्लान नाम का ये मिशन इतना गुप्त था कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। अब जब दुनिया खत्म होने की कगार पर थी, तब जाकर ये सच सामने आया। न्यूक्लियर प्लान फेल हो चुका था, इसलिए अब सेना के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस खतरनाक भूकंप वाले हथियार को फिर से चालू करना। डॉक्टर सिंस्की का मानना था कि अगर ये हथियार कोर को रोक सकता है तो शायद इसे दोबारा चालू भी कर सकता है। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले जहाज में मौजूद टीम को तुरंत वापस आना जरूरी था, क्योंकि इस हथियार से होने वाले भूकंप
पूरी दुनिया के ज्वालामुखियों को फटा सकते थे। कुछ देश तो पूरी तरह मिट सकते थे, लेकिन केस, ब्रिज और बेका हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने मूल न्यूक्लियर प्लान को ही पूरा करेंगे। सिंस्की इस फैसले से गुस्से में आ जाता है और बार बार उन्हें वापस लौटने का आदेश देता है, लेकिन ब्रिज अब और नहीं सुनता। वो गुस्से में आकर सिंस्की को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। उधर पृथ्वी पर तबाही बढ़ती जा रही थी और समय बहुत कम था। कंट्रोल सेंटर साफ कर देता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और डेस्टिनी प्लान को रोका नहीं जाएगा। तुरंत केस एक एनक्रिप्टेड चैनल के जरिए हैकर माउस से संपर्क करता है और उसे कहता है कि किसी भी तरह इस प्लान को रोक दे। इधर जहाज में केस और ब्रिज बार बार न्यूक्लियर ब्लास्ट के नए नए कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हर बार नतीजा फेल ही आता है। तभी होश में आया सिंस्की अब थोड़ा शांत होकर उनकी बात सुनता है और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो कहता है, अगर एक साथ सारे बम फोड़ने से काम नहीं बन रहा तो क्यों ना उन्हें एक एक करके फोड़ा जाए। पहले एक बम फोड़ा जाए जिससे एक तेज शॉकवेव बने, फिर उसके खत्म होने से पहले दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह लगातार धमाकों से एक रेजोनेंस इफेक्ट पैदा किया जाए जो कोर को फिर से घुमाने के लिए मजबूर कर सकता है। मतलब एक बड़ा धमाका नहीं बल्कि कई छोटे छोटे धमाके ज्यादा असरदार होंगे। जब इस प्लान को सिमुलेशन में टेस्ट किया जाता है तो पहली बार सक्सेस दिखाई देता है, लेकिन ये प्लान बेहद सटीक टाइमिंग मांगता था। जरा सी गलती सब खत्म कर सकती थी। अब 42 घंटे बीत चुके थे और जहाज पृथ्वी के अंदरूनी कोर के बेहद करीब पहुंच चुका था। जल्दी जल्दी एक नई योजना बनाई जाती है। हर जहाज के हिस्से में एक एक बम रखा जाएगा और फिर उन्हें अलग अलग समय पर फोड़कर ये चेन रिएक्शन बनाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। शुरुआत में जहाज को इस तरह डिजाइन ही नहीं किया गया था कि उसके हिस्से आसानी से अलग हो सके। अगर इन्हें अलग करना है तो किसी को बाहर जाकर मैन्युअली एक एक पिस्टन खोलना पड़ेगा और बाहर का तापमान इतना ज्यादा था कि हीट सूट भी उसे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता था। मतलब ये एक सुसाइड मिशन था। अब फैसला लेना था कि कौन जाएगा। तीनों में से 2 लोग घबराए हुए थे, लेकिन ब्रिज बिल्कुल शांत था। वो खुद आगे आता है। वो कहता है ये जहाज उसने 20 साल की मेहनत से बनाया है और वो इसे ऐसे खत्म नहीं होने देगा। वो खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। टीम से विदा लेकर वो अपना हीट सूट पहनता है और जहाज के बाहर निकलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक भयानक गर्म हवा का झोंका उसे लगभग गिरा देता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही कदमों में उसका रिंच औजार पिघलने लगता है। उसका सूट उसे कुछ समय तक बचाता है, लेकिन दर्द असहनीय होता जा रहा था। उसके जूते भी जलने लगते हैं। हर कदम जैसे आग पर चलना हो। फिर भी वो रुकता नहीं। आखिरकार वो इंजन तक पहुंचता है और अपनी आखिरी ताकत से वाल्व खोल देता है, जिससे जहाज के हिस्से अलग हो जाते हैं। अब उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो बेका से कहता है इंजन चालू करो ताकि उसकी मौत जल्दी हो जाए। बेका मजबूरी में ऐसा करती है और अगले ही पल ब्रिज जलकर राख हो जाता है। इधर केज और सिंस्की बिना वक्त गंवाए बम के टाइमर सेट करते हैं और तुरंत उस हिस्से से बाहर निकल जाते हैं। बेका एक एक करके उन हिस्सों को अलग कर देती है जिनमें बम रखे होते हैं। उधर जमीन पर जनरल डेस्टिनी प्लान को एक्टिव करने का आदेश दे देता है। जैसे ही लॉन्च का काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है तभी माउस सिस्टम हैक करके उसे रोक देता है। आखिरी सेकंड में वो उस भयानक हथियार को एक्टिव होने से बचा लेता है। इससे केस और उसकी टीम को थोड़ा और समय मिल जाता है। अब एक एक करके पहले 3 बम सफलतापूर्वक फोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब चौथे बम की बारी आती है सिंस्की को अचानक पता चलता है कि उनकी गणना में गलती थी। आखिरी बम में 5 किलो न्यूक्लियर फ्यूल कम है और बिना इसके पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अब इतनी गहराई में वो अतिरिक्त ईंधन कहां से लाएं? तभी अचानक जहाज को एक जबरदस्त झटका लगता है। एक आग की लहर टकराती है और जहाज बुरी तरह हिल जाता है। इस झटके में केस एक भारी न्यूक्लियर बम के नीचे दब जाता है। वो खुद को छुड़ा ही नहीं पाता। सिंस्की पूरी ताकत लगाकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बम हिलता तक नहीं। उधर बेका रेडियो पर बताती है 50 सेकंड में जहाज का हिस्सा अपने आप अलग हो जाएगा, जल्दी बाहर निकलो। लेकिन आग की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका था। बेका को उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती और अब समय तेजी से खत्म हो रहा था। अब हालात बिल्कुल आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके थे। केस घबरा जाता है और सिंस्की से कहता है कि वो उसे छोड़कर तुरंत बाहर निकल जाए, लेकिन तभी जहाज को सही दिशा में लाने के लिए बेका अचानक स्पीड बढ़ा देती है। उस तेज झटके से केस किसी तरह न्यूक्लियर बम के नीचे से छूट जाता है, लेकिन उसी पल किस्मत एक और खेल खेलती है। वो भारी बम लुढ़कते हुए सीधे सिंस्की के पैरों पर गिर जाता है और उसे वहीं जकड़ देता है। अब बाहर निकलने में सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। स्थिति समझते ही सिंस्की बिना सोचे समझे केस को जोर से बाहर धक्का देता है ताकि मिशन पूरा हो सके। खुद की परवाह किए बिना वो वहीं फंस जाता है। अगले ही पल वो बम के साथ जहाज के अलग हुए हिस्से में चला जाता है और पृथ्वी के कोर की गहराई में खो जाता है। अब आखिरी बम को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए केस एक बड़ा फैसला लेता है। वो पूरे जहाज की पावर बंद कर देता है, जिससे जहाज वहीं रुक जाता है। फिर वो इंजन के न्यूक्लियर रिएक्टर
रिएक्टर को निकालता है और उसे बम के साथ जोड़ देता है ताकि धमाका और ज्यादा ताकतवर हो सके। इसका मतलब साफ था, अब उनके पास वापस लौटने की कोई ताकत नहीं बचेगी। अपने हाथ जलने की परवाह किए बिना वो किसी तरह ये काम पूरा करता है और तुरंत वापस मुख्य केबिन में लौट आता है। अब आखिरी बम भी सही तरीके से बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन अब जहाज पूरी तरह बेकार हो चुका था। न पावर न वापसी का कोई रास्ता। केस और बेका समझ जाते हैं कि अब उनका बचना लगभग नामुमकिन है। वो शांत होकर लेट जाते हैं और ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी काउंटडाउन खत्म होता है। पहला न्यूक्लियर बम फटता है और उसी पल केस को अचानक एक बात याद आती है। ब्रेज का बनाया हुआ वो खास मटेरियल जो गर्मी को ऊर्जा में बदल सकता था। उसे एहसास होता है कि अगर वो इस जहाज को बाहर की भीषण गर्मी से जोड़ दें तो ये फिर से पावर जनरेट कर सकता है, जैसे सोलर पैनल काम करते हैं। बस फिर क्या था, दोनों तुरंत काम में लग जाते हैं। वो सावधानी से सिस्टम को बदलते हैं और जहाज के बाहरी हिस्से को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि वो बाहर की गर्मी को एनर्जी में बदल सके। इसी दौरान बाकी न्यूक्लियर बम भी एक एक करके फटने लगते हैं और आखिरकार सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। जहाज में दोबारा जान आ जाती है। उधर आखिरी बम भी फटता है और उसकी ताकत से पृथ्वी के कोर में हलचल शुरू हो जाती है। पिघली हुई धातु धीरे धीरे घूमने लगती है। कोर फिर से जिंदा हो रहा था। दोनों तुरंत जहाज को ऊपर की ओर मोड़ते हैं। अगले ही पल एक जबरदस्त शॉक वेव उन्हें नीचे से धक्का देती है, जैसे किसी ने पूरी ताकत से ऊपर फेंक दिया हो। जहाज उसी रास्ते से तेजी से ऊपर उठने लगता है जो उसने खुद बनाया था, इतनी स्पीड से कि कुछ ही घंटों में वो सतह तक पहुंच सकते थे। उधर कंट्रोल सेंटर में लगातार हो रहे धमाकों के सिग्नल मिलते हैं। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि कोर फिर से घूमने लगा है और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मतलब मानवता बच गई थी। दुनिया भर में जो तबाही हो रही थी वो भी धीरे धीरे थमने लगती है। करीब 4 घंटे बाद ड्रिलिंग शिप एक ज्वालामुखी के रास्ते बाहर निकलती है और समुद्र में गिरती है। ठंडा पानी जहाज को तुरंत ठंडा कर देता है, लेकिन अब फिर से पावर खत्म हो जाती है और उनका संपर्क भी कंट्रोल सेंटर से टूट जाता है। लेकिन शुक्र है कंट्रोल सेंटर ने आखिरी समय पर उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। तुरंत नेवी की टीम को वहां भेजा जाता है। घंटों खोजने के बाद भी जहाज का कोई पता नहीं चलता। सिर्फ सोनार पर व्हेल की आवाजें सुनाई देती हैं। आखिरकार जनरल हार मानने ही वाला होता है। तभी माउस को एक आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि ये आवाजें यूं ही नहीं हैं। केस ने जहाज के अल्ट्रासोनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके व्हेल्स को अपनी ओर आकर्षित किया है ताकि वो उनके जरिए सिग्नल भेज सके। व्हेल्स के झुंड को फॉलो करते हुए आखिरकार जहाज की लोकेशन मिल जाती है। केस और बेका दोनों जिंदा थे, थके हुए, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। उन्होंने सिर्फ पृथ्वी को नहीं बचाया था, बल्कि इंसान और पृथ्वी के बीच के रिश्ते को भी फिर से समझा था। यही कहानी खत्म होती है। करीब 23 साल पहले आई ये फिल्म सिर्फ एक साइंस फिक्शन एडवेंचर नहीं थी,